Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. Information is the currency of democracy. ये कथन केवल एक विचार नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को दर्शाता है। किसी भी लोकतंत्र की ताकत तब तक अधूरी होती है जब तक उसके नागरिकों को यह अधिकार न हो कि वे सरकार से सवाल पूछ सकें, उसकी जवाबदेही तय कर सकें और उसके निर्णयों की पारदर्शिता को समझ सकें। और यही शक्ति देता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI एक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में, जहां हम यूपीएससी के हर महत्वपूर्ण टॉपिक को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, जो भारतीय शासन प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने का सबसे बड़ा टूल माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं यह समझने से कि RTI एक्ट है क्या। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में संसद द्वारा पारित एक कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य है आम नागरिक को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच का अधिकार देना। यह कानून 2005 की 12 जुलाई से पूरे भारत में लागू हुआ और इसके माध्यम से भारत का हर नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी कार्य या निर्णय से जुड़ी जानकारी मांग सकता है। अब बात करते हैं यह एक्ट काम कैसे करता है। RTI के तहत हर सरकारी संस्था को एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO नियुक्त करना होता है। कोई भी नागरिक उस PIO को एक साधारण आवेदन देकर जानकारी मांग सकता है। उस आवेदन का जवाब 10 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर देना अनिवार्य होता है। अगर जानकारी देने से मना किया जाता है या समय पर जवाब नहीं आता तो नागरिक उस विभाग के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और उसके बाद सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील कर सकता है। अब जानते हैं कि किन किन संस्थाओं पर RTI लागू होता है। फर्स्ट, सभी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आते हैं। सेकंड, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और अन्य लोकल बॉडीज। थर्ड, सरकारी फंड से चलने वाली NGOs और इंस्टीट्यूशंस पर भी यह कानून लागू होता है। लेकिन RTI के तहत कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे फर्स्ट, ऐसी सूचनाएं जिनसे देश की सुरक्षा, रणनीतिक हित, विदेशी संबंध या राज्य की अखंडता को खतरा हो सकता है, वो RTI के तहत नहीं आती। सेकंड, कोई ऐसी जानकारी जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़ी हो और जिसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना न हो, उसे भी देने से मना किया जा सकता है। अब बात करते हैं RTI के फायदों की, जो इसे गवर्नेंस के क्षेत्र में गेम चेंजर बनाते हैं। फर्स्ट, यह नागरिकों को सशक्त बनाता है क्योंकि अब वे सरकार से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सेकंड, यह भ्रष्टाचार में कमी लाता है क्योंकि अधिकारियों को पता होता है कि उनके हर निर्णय और कार्रवाई पर निगरानी हो सकती है। थर्ड, यह प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। फोर्थ, यह पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, जहां नागरिक भी नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भूमिका निभा सकते हैं। फिफ्थ, यह एक नागरिक के संवैधानिक अधिकार को संरक्षित करता है, यानी राइट टू नो को। लेकिन RTI को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं जो इसके प्रभाव को कम करती हैं। फर्स्ट, कई बार अधिकारी समय पर जानकारी नहीं देते या अधूरी जानकारी देते हैं। सेकंड, कई राज्यों में इंफॉर्मेशन कमीशंस में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिससे अपील्स का निपटारा समय पर नहीं हो पाता। थर्ड, कुछ मामलों में RTI एक्टिविस्ट्स को धमकी या हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बनती है। फोर्थ, हाल के संशोधनों ने RTI की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए हैं, खासकर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर। अब बात करते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव की। RTI एक्ट का महत्व पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स और ऐसे जैसे सभी पेपर्स में है। आप इसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और सिटीजन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक से जोड़ सकते हैं। ऐसे में RTI को एक टूल ऑफ साइलेंट रेवोल्यूशन माना जाता है, जो धीरे धीरे भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को बदल रहा है। अब एक उदाहरण लेते हैं। नरेगा योजना में कई जगह फंड मिसयूज की शिकायतों पर RTI ने ही असली स्थिति को उजागर किया, जिससे कई जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इससे हमें यह समझ आता है कि RTI सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि नागरिकों के हाथों में एक टॉर्च है जो अंधेरे कोने में भी रोशनी कर सकती है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प बात की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ 1946 में स्वीडन में लागू हुआ था और भारत में RTI एक्ट को लागू करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS ने, जो राजस्थान के गांवों में ट्रांसपेरेंसी के लिए संघर्ष कर रहा था। चलिए अब इस चर्चा को एक सार्थक विचार के साथ समाप्त करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डेमोक्रेसी, और RTI उसी जिम्मेदारी का सशक्त उपकरण है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको किस भाग में सबसे ज्यादा जानकारी मिली और क्या आप आगे भी ऐसे टॉपिक्स देखना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ हम हर यूपीएससी टॉपिक को एग्जाम सेंट्रिक और सरल भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। आपका समय और विश्वास देने के लिए धन्यवाद। अब एक सवाल,
क्या आप बता सकते हैं कि किस साल में आरटीआई को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की मांग सबसे पहले उठी थी और क्यों? अपने जवाब, राय या विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और यूपीएससी की तैयारी को स्मार्ट और स्टडी बनाते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ, ना तो कोई टीम है, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूँ और मेरा डेडिकेशन। हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है तो प्लीज़ यूपीआई स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि मोटिवेशन भी होगा। आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प मी कीप क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर यू। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।